हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ऑसम क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी की महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार लेकर के आई हूँ, जहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए समय व्यर्थ न गवाते हुए मुख्य बिंदु की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा मुख्य बिंदु है वर्ण विचार। तो हम जानेंगे वर्ण विचार के बारे में कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषित कर हम जानेंगे कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। वर्ण विचार के माध्यम से हम वर्णों को शुद्ध रूप से प्रयोग करना सीखते हैं। वर्ण विचार के माध्यम से हम वर्णों को शुद्ध रूप से प्रयोग करना सीखते हैं। तो चलिए सीखते हैं वर्ण। तो ये जो शब्द है वर्ण, ये वर्ण संस्कृत भाषा के व्री धातु से बनी है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वर्ण करना अथवा जानना। ये संस्कृत भाषा की व्री धातु से बनी है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण करना अथवा जानना। ठीक है, और अब हम जानेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जिसे खंडित या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ठीक है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया कलम। अब इस शब्द के सारे वर्णों को हम अलग करेंगे। आधा क जोड़ अ, आधा ल जोड़ अ, आधा म जोड़ अ। अब सारे वर्ण अलग हो चुके हैं। अब हम इन वर्णों को और खंडन कर छोटा नहीं बना सकते हैं। ये जो वर्ण है क, अ, ल, अ, म, अ, ये जो वर्ण है इसे हम और छोटा नहीं बना सकते हैं। और एक बात आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो 3 ही वर्ण मिलकर के ये कलम शब्द बना है, और आपने यहाँ 6 कैसे कर दिए। ठीक है, तो ये क है, क में यानी कि जितने भी व्यंजन है सारे व्यंजन में आ है सो मिली हुई रहती है और व्यंजन वर्ण को पूर्ण बनाती है। तो जब हम व्यंजन में से अ को बाहर निकाले तो अ के नीचे हलंत लग गया। हलंत है सो व्यंजन के अधूरे होने को इंगित करती है। ठीक है, मतलब अब हम यहाँ हलंत लगा दिए हैं, यानी कि क आधा है और इसमें से अ है सो बाहर आ गया है। अब हम देखेंगे इसमें अब कुल कितने ध्वनि हो गए। क्या वर्ण की जो उत्पत्ति हुई कहाँ से हुई? हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि से हुई है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कलम शब्द में कुल कितनी ध्वनि है, तो कुल कितनी ध्वनि होगी? 6 ध्वनि होगी। 2, 4, 6 ध्वनि मिलकर के इस शब्द का निर्माण कर रहे हैं। और अगर लिखित रूप में देखें तो ये वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि यही वे वर्ण है जिसका हम और खंडन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए, अब हम समझेंगे कि वर्ण बने कैसे होंगे, किस प्रकार से। ठीक है, इसकी शुरुआती दौर कैसे रही होगी। तो अब हम जानेंगे, जैसा कि वर्णों को ध्वनि चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, वर्णों को ध्वनि चिन्ह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वर्णों की उत्पत्ति हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि से हुई है।
ठीक है। वर्णों की उत्पत्ति हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि से हुई है। जैसे देखते हैं ओ, ठीक है। जब हमारे मुख से उच्चारण हुआ, हमारे मुख से ध्वनि निकली अ के लिए इस तरह से चिन्ह बनाए गए हैं जिसे अ के रूप में पहचानते हैं। चलिए ध्वनि निकालते हैं आ के लिए इस तरह से चिन्ह बनाए गए हैं। क के लिए इस तरह से चिन्ह बनाए गए हैं। हलंत लगाई हूं, मतलब यह अभी इसमें अ नहीं है, ठीक है। ख के लिए इस तरह से चिन्ह बनाए गए हैं। इसी तरह से हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि 52 ध्वनियां हैं जिसके लिए अलग अलग चिन्ह बनाए गए हैं, ठीक है। क्लियर? ये भी क्लियर हो गई होगी आपकी। तो चलिए अब हम जानेंगे वर्णों के प्रकार के बारे में। वर्ण के बारे में तो समझ में आ गई कि वर्ण है क्या, ठीक है। वर्ण कैसे बनी होगी? तो वर्ण हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि से बनी है। अब हम जानेंगे वर्णों के भेद। वर्णों के भेद। तो वर्ण के 2 भेद हैं और हम कह सकते हैं उच्चारण के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। क्या क्या? वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले स्वर वर्ण के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे, उसके बाद ही व्यंजन वर्ण पर जाएंगे। तो चलिए स्वर वर्ण के बारे में समझते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से जो वायु निकलती है वह बिना किसी रुकावट स्वतंत्र रूप से बाहर आ जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि जब हम स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है या फिर हमारे मुख से हवा निकलती है वह बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से बाहर आ जाती है। स्वर के उच्चारण में कोई बाधा नहीं होती है। स्वर के उच्चारण करते समय जो मुख से वायु निकलती है उस पर कोई बाधा नहीं पड़ती है। अब देखते हैं स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वरों की संख्या 11 है। 11 है। कौन कौन? तो देखते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 संख्याएं स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इन्हीं 11 वर्णों को उच्चारण करने में जो हमारे मुख से वायु निकलती है उस पर कोई बाधा नहीं पड़ती है, कोई रुकावट नहीं पड़ती है, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। अब हम जानेंगे इसमें जो री है, इसमें जो री है यहाँ पर देखिए री है, यह हिंदी की वर्ण नहीं है, इसे संस्कृत भाषा से लिया गया है, ठीक है। ये जो री वर्ण है इसे संस्कृत भाषा से लिया गया है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। और देखते हैं यहाँ पर अ है सो सभी व्यंजनों को पूरा करती है, ठीक है। क्योंकि अ के बगैर व्यंजन का उच्चारण करना संभव नहीं है। यानी कि व्यंजनों का उच्चारण हम स्वरों के बगैर नहीं कर सकते हैं। अब देखेंगे, अब बच गए ये फिर से 10 संख्याएं, 10 वर्ण आ को छोड़ करके ये 10 वर्ण है। इन 10 वर्णों की मात्राएं होती है।
अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मात्रा के रूप में स्वरों की संख्या कितनी होती है तो कितनी होगी? 10 होगी। आ को छोड़ करके। आ की कोई मात्रा नहीं होती है क्योंकि यह पहले से ही व्यंजन पर मिली हुई रहती है। ठीक है, अब इसमें से ये चार वर्ण, ये जो चार वर्ण है इसे संयुक्त वर्ण, ये चार वर्ण है यानी स्वर कह सकते हैं, चार स्वर। इन चारों स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, इन चारों स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं, चलिए समझते हैं। क्योंकि इन चारों स्वरों का जो निर्माण हुआ है, दो अलग अलग स्वर मिलकर के उसका निर्माण किए हैं। देखते हैं कौन कौन मिलकर के इसका निर्माण किए हैं। तो अ प्लस ई बन गए ए, फिर अ जोड़ ए बन गया ए, फिर अ जोड़ उ बन गया ओ। ठीक है, फिर अ जोड़ ओ बन गया ओ। ठीक है, अब देखिए अ जोड़ ई, अ और ई मिलकर के क्या बनाए? ए। अ फिर ए बन करके ए, अ और उ मिलकर के ओ का निर्माण करता है। अ और ओ बन करके ओ, यानी कि हम कह सकते हैं कि दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हुए स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर। अब हम देखेंगे स्वरों के भेद। स्वर वर्ण समझ में आ गए हैं कि स्वर वर्ण कुल अगर हाँ, एक यहाँ पर अंग अ भी आता है। ठीक है, अंग और अ। अब हम अंग और अ को क्यों नहीं पढ़े? तो अंग और अ स्वर वर्ण में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, इस विषय पर हम अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी बस हमें इतना जानना है कि अंग और अ स्वर वर्ण में नहीं आते हैं। परंतु अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है तो कुल स्वरों में हो जाएगी 13। ठीक है, और अगर सिर्फ स्वरों की संख्या पूछी जाए तो स्वर की संख्या होगी 11। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम जानेंगे स्वरों के भेद के बारे में। चलिए देखते हैं स्वरों के कितने भेद हैं। तो जानते हैं स्वर के कितने भेद हैं। तो स्वर के 3 भेद है। कौन कौन? पहला तो है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। सबसे पहले हम जानेंगे ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है या फिर कह सकते हैं कि इकाई समय लगता है, उसी ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। कौन कौन होती है देखते हैं। छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री। ठीक है, ये 4 संख्याएं हैं। ये चारों ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसके उच्चारण में इकाई समय लगता है। अब देखते हैं दीर्घ स्वर। तो चलिए दीर्घ स्वर के बारे में समझते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से
दो गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। अब देखते हैं दीर्घ स्वर में कौन कौन आता है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये सातों संख्याएं दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानेंगे कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत किस प्रकार से आए। इसके उच्चारण में कितना लग रहा है, 2 गुना समय लग रहा है, और इसके उच्चारण में इकाई समय लग रहा है। अब देखेंगे कि इसमें 2 गुना समय कैसे लग रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अ है, अ में इकाई समय लग रहा है। वही देखिए आ में 2 गुना समय लग रहा है। कैसे लग रहा है, देखिए अ जोड़ अ, तब जाकर के बना आ। ठीक है, समझ में आई बात। अ जोड़ अ बराबर, मतलब अ जोड़ अ मिलकर के क्या बना, आ बना। मतलब 2 अ मिल करके बड़ा आ का निर्माण कर रहा है, तो इसके उच्चारण में 2 गुना समय लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं ई जोड़ ई, बड़ी ई, तो ई ई। इसका उच्चारण थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि इसके इस उच्चारण में कम समय लगता है। ई ई क्या बन गया, ई, 2 गुना समय लगा। फिर अब देखते हैं ऊ का, ऊ ऊ क्या बन गया, ऊ। ठीक है, अब री तो अकेले हैं। अब देखते हैं बच गए 4। मैं पहले भी बता चुकी हूं, ये चारों को क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 2 अलग अलग स्वर से मिलकर बने हैं। चलिए देख लेते हैं यहां पर भी। ए कैसे बना है, अ जोड़ ई मिलकर के ए बना है। फिर आता है ए, अ जोड़ ए बन गया ए। फिर है अ जोड़ उ बन गया ओ। फिर अ जोड़ ओ क्या बन गया, औ बन गया। यानी कि इन सब में कितने 2-2 वर्ण मिले हुए हैं, 2-2 स्वर मिले हुए हैं। तो जब 2 स्वर मिले हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके उच्चारण में कितना समय लगेगा, 2 गुना समय लगेगा। क्लियर है कि इसमें 2 गुना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि इन सारे स्वरों का निर्माण 2 ह्रस्व स्वर मिलने से हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम देखेंगे प्लुत स्वर के बारे में। प्लुत स्वर किसे कहते हैं। प्लुत स्वर का ज्यादातर उच्चारण संस्कृत भाषा में किया जाता है, हिंदी में बहुत ही कम उपयोग होता है। अब देखते हैं प्लुत स्वर को परिभाषित करके। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, जब हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 3 गुना समय लग रहा है। अब हम कैसे जानेंगे कि इसका उच्चारण 3 गुना करना है, कौन से शब्द का उच्चारण 3 गुना करना है। तो जैसे शब्द है ओम, ठीक है, तो इस तरह से चिन्हित किया हुआ रहता है। या फिर राम, ठीक है, इस पर भी इस तरह से चिन्हित किया गया है। और एक बात, प्लुत स्वर का प्रयोग किसी दूर प्राणियों को पुकारने में किया जाता है। प्लुत स्वर का प्रयोग किसी दूर प्राणियों को पुकारने में किया जाता है। अब देखते हैं कि कैसे प्रयोग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए दूर खड़ा, उसे मुझे बुलाना है, ठीक है, तो उसे अगर मैं
इकाई शब्द का प्रयोग करते हुए अगर उसका नाम लेकर के ही पुकारती हूँ, चलिए मान लेते हैं उसका नाम राम है, ठीक है। अब मुझे उसे बुलाना है, तो राम बोलूंगी तो क्या वो सुन लेगा? नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो दूर में खड़ा है। तो उसे मुझे बुलाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे जोर से आवाज लगानी पड़ेगी, राम, तब जाकर के उसे सुनाई देगा, ठीक है। तो जब हम उच्चारण कर रहे हैं राम करके, तो उसमें इस तरह से बीच में आ रहा है ना, समय ज्यादा लग रहा है, तो इसमें भी हम लंबा समय खींचते हैं, तो इसे हम प्लुत स्वर में रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गई होगी। इस तरह के भी चुन रहेंगे तो वो भी प्लुत स्वर होंगे, अगर इस तरह से रहे तो वो भी प्लुत स्वर ही होंगे, ठीक है। अब आपको तीनों समझ में आ गई होगी कि ह्रस्व के उच्चारण में कितना समय लगता है, दीर्घ के उच्चारण में कितना समय लगता है, प्लुत के उच्चारण में कितना समय लगता है ना। ह्रस्व में कितना समय लगता है? इकाई समय लगता है ह्रस्व स्वर को। और एक बात, मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर क्यों? क्योंकि ये मूल रूप है और फिर बाकी सब इनसे ही जुड़ जुड़ करके बने हुए हैं, है ना, इसलिए इसे मूल स्वर भी कहते हैं। फिर देखते हैं दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगा। क्यों लगा? आपको समझ में आ गई होगी क्यों लगा। फिर प्लुत स्वर आते हैं। प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है, या फिर किसी दूर प्राणियों को बुलाने में, किसी व्यक्ति को बुलाने में इसका प्रयोग किया जाता है प्लुत स्वर का, ठीक है। ये तीनों आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम जानेंगे स्वरों की मात्राएं। अब हम देखेंगे स्वरों की मात्राएं। तो स्वरों की मात्राएं देखते हैं। तो प्रत्येक स्वर की अपनी निश्चित मात्रा चिन्ह होती है, जिसका प्रयोग हम व्यंजन वर्ण में करते हैं। और लिखित रूप में स्वरों का प्रयोग 2 तरह से किया जाता है। पहला तो मूल रूप में किया जाता है और मात्रा के रूप में किया जाता है। मूल रूप में जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। अब इसकी मात्रा देखते हैं। तो यहाँ पर अ है सो खाली है। क्यों? क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, वो पहले से ही सभी व्यंजन पर मिली हुई होती है, ठीक है। आ की मात्रा आकार, छोटी ई की हर्षिकार, बड़ी ई दीर्घिकार, छोटा ऊ हर्षुकार, बड़ा ऊ दीर्घुकार। री की री है ए, ओ और औ। इस तरह से ये जो चिन्ह है ये सभी स्वर के मात्रा रूप हैं, ठीक है। अब हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि इसका प्रयोग हम व्यंजन वर्ण में किस प्रकार से करते हैं। जैसे देखते हैं, एक शब्द लेते हैं क। अब हमें इस पर मात्रा लगानी है, ठीक है। कौन सी मात्रा लगाए? चलिए हर्षिकार की, फिर त में आकार की मात्रा लगाते हैं और ब, ठीक है। शब्द बन गया किताब। तो ये जो व्यंजन वर्ण है इस पर हमने क्या लगाया? चिन्ह लगाए किसके? स्वर के, ठीक है। तो अब इसमें जो भी चिन्ह लगे हैं इसका उच्चारण हम स्वर के जैसा ही करेंगे। जैसे इसमें छोटी ई की मात्रा लगी है, इसकी चिन्ह इस तरह से। इस चिन्ह का प्रयोग जब हमने क में किया तो क का उच्चारण अब की हो जाएगा, ठीक है। क का उच्चारण की हो जाएगा। इस प्रकार जिन भी व्यंजन वर्ण में जिस भी मात्रा चिन्ह का प्रयोग करेंगे उसका उच्चारण हम उसी तरह से करते हैं, ठीक है। जैसे री के लिए क में री लगा दिए, तो अब इसका उच्चारण री करेंगे क्री, ठीक है। फिर पामे का पा,
कृपा। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी ये कि आपको किस तरह से व्यंजन में स्वर के मात्रा चिन्ह का प्रयोग करना है। और यहाँ पर जैसे मैंने री ली है, ठीक है, अब री की मात्रा सभी व्यंजनों में प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम देखते हैं कि किन किन व्यंजनों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो 5 व्यंजन है, ट, ठ, ड, ढ और एक है नुक्ता वाला ज। इन 5 व्यंजनों पर री की जो मात्रा है, ये री की मात्रा नहीं लगाई जाती है। ये जो री की मात्रा है ना, जैसे मैंने क पर लगाया है, ठीक है, ये मात्रा ट, ठ, ड, ढ और ज पर नहीं लगाया जाता है। ठीक है, और बाकी सभी व्यंजनों पर लगा करके शब्द निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वरों के उच्चारण स्थल। स्वरों के उच्चारण में हमारे मुख से जब ध्वनि निकलती है तो किन जगहों से वर्ण का उच्चारण किया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले स्वरों के उच्चारण स्थल। ठीक है, वर्ण उच्चारण स्थल, वर्णों के नाम। तो सबसे पहले वर्ण आते हैं अ, आ, अ, आ। आ का जब उच्चारण कर रहे हैं तो इसका उच्चारण हमारे कंठ से हो रही है। ठीक है, इसलिए इन दोनों का उच्चारण स्थल होगा कंठ। ठीक है, और इन वर्णों को कहेंगे कंठ। इन वर्णों का नाम होगा कंठ। ठीक है, अब अगला आता है ई। ई ई ई का उच्चारण कर रहे हैं तो इसका उच्चारण स्थल है तालु। ई के उच्चारण में कौन सा जगह प्रयोग हो रहा है, तो तालु हो रहा है। तो इन दोनों वर्णों को कहेंगे तालव्य। ताले से उच्चारण हो रही है इसलिए इसे कहेंगे तालव्य। अब आगे आते हैं री। री का उच्चारण करने में मूर्धा का प्रयोग हो रहा है, मूर्धा, इसलिए इस वर्ण को कहेंगे मूर्धन्य। फिर उ, उ, उ के उच्चारण में प्रयोग किया जा रहा है ओष्ठ। उ के उच्चारण में ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इन दोनों वर्णों को कहेंगे ओष्ठ। फिर आगे आते हैं ए वर्ण है ए के उच्चारण में प्रयोग होता है कंठ तालु। ए के उच्चारण में प्रयोग होने वाले स्थान है कंठ तालु, इसलिए इन दोनों वर्णों को क्या कहेंगे, कंठ तालव्य कहेंगे, कंठ तालव्य। फिर आते हैं ओ, औ। ठीक है, इन दोनों वर्णों का उच्चारण हो रहा है कंठ, कंठोष्ठ से। कंठ और ओष्ठ मिलकर के ये कंठोष्ठ है। तो ओ और औ का उच्चारण किया जा रहा है कंठोष्ठ से, तो इन दोनों वर्णों को कहेंगे कंठोष्ठ। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आ का उच्चारण कंठ से किया जा रहा है, इन वर्णों के नाम को बोलेंगे कंठ।
ई का उच्चारण तालु से किया जा रहा है, इसलिए इन दोनों वर्णों को कहेंगे तालव्य। री का उच्चारण मूर्धा से किया जा रहा है, इसलिए री का उच्चारण मूर्धा से हो रही है, इसलिए इसे कहेंगे मूर्धन्य। उ का उच्चारण ओष्ठ से हो रहा है और इस वर्ण को कहेंगे ओष्ठ्य। ए का उच्चारण कंठ तालु से किया जा रहा है, तो ए को क्या कहेंगे? कंठ तालव्य। इसके वर्ण हो, इस वर्णों के नाम हो जाएंगे कंठ तालव्य। उ औ का उच्चारण हो रहा है कंठ और ओष्ठ से, यानी इन दोनों वर्णों का जो नाम होगा कंठोष्ठ्य होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ के लिए सिर्फ कंठ का प्रयोग हुआ है, ई के लिए सिर्फ तालु का प्रयोग हुआ है, री के लिए सिर्फ मूर्धा का प्रयोग हुआ है, उ के लिए सिर्फ ओष्ठ का प्रयोग हुआ है। तो फिर यहाँ पे ये दो जगहों का प्रयोग होने का क्या मतलब हो गया है? ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि दो जगहों का प्रयोग किस तरह से हो रहा है। तो देखते हैं, मैं आपको बताई भी हूं कि ए ओ और औ क्या है? संयुक्त स्वर है। ठीक है, इन चारों स्वरों का निर्माण दो अलग अलग स्वरों से मिलकर के हुआ है। ठीक है, कौन कौन से स्वर मिले हैं चलिए देखते हैं। आ जोड़ ई, ये दोनों मिलकर के ए का निर्माण करते हैं। ठीक है, और अ जोड़ ए मिलकर के ए का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर अ का उच्चारण कंठ से हो रही है। ठीक है, अ का उच्चारण कंठ से है और ई का उच्चारण कहाँ से है? तालु से है। अब इन दोनों स्वरों से जो मिल करके निर्माण हुए हैं ए। ठीक है, तो अ का उच्चारण कंठ है, ई का उच्चारण तालु है और इससे बने हैं स्वर ए, तो इसका उच्चारण क्या होगा? कंठ तालु। ठीक है, उसके बाद आते हैं ओ और औ में। ए का भी इससे ए से बना है ए, इसलिए इसका भी उच्चारण क्या होगा? कंठ तालु होगा। ओ औ का देखते हैं, तो ओ औ के लिए किस तरह से बने हैं? अ और उ मिलकर के ओ का निर्माण करते हैं और अ जोड़ ओ, इससे बनते हैं औ। ठीक है, तो अ का उच्चारण देख रहे हैं कंठ है और उ का उच्चारण ओष्ठ है ना। अ का उच्चारण कंठ से हो रहा है, उ का उच्चारण ओष्ठ से हो रही है, तो इससे जो बने हैं स्वर ओ, इसका उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ और ओष्ठ दोनों जगहों से मिलकर के होगी, कंठ और ओष्ठ से, तो इसका उच्चारण स्थल हो जाएगा कंठ ओष्ठ। ठीक है, समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ए और ओ औ के लिए दो जगह प्रयोग हो रहे हैं, क्योंकि इन चारों वर्णों के लिए दो दो अलग अलग स्वर मिले हैं। ठीक है, स्वर वर्ण से संबंधित सारे प्रमुख तथ्यों को हमने देख लिया है। अब हम आगे देखेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। तो चलिए, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। चलिए देखते हैं ये संख्याएं कौन कौन है। ये 33 संख्याएं हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अन, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलव्य श, मूर्धन्य श, दंत श,
और ह। अब देखिए क से लेकर के ह तक ये जो 33 संख्याएं हैं, ये 33 व्यंजन क्या है? मुख्य व्यंजन है। मुख्य व्यंजन है जिसकी संख्या 33 है। ठीक है, इसके आगे और 4 व्यंजन है जिसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिन वर्णों का निर्माण हुआ है उसमें 2 व्यंजन, 2 वर्ण मिले हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से ये व्यंजन है जिसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अक्ष, त्र, य और श्र। ठीक है, ये 4 संख्याएं हैं, ये चारों व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब देखते हैं कि ये किन 2 वर्णों के मेल से बना है। तो सबसे पहले अक्षर के लिए देखते हैं, तो इसमें लगा है आधा क जोड़ श, मूर्धन्य श। त्र के लिए आधा त जोड़ पूरा र। य के लिए आधा ज जोड़ य। श्र के लिए तालव्य श आधा और पूरा र, श्र। ठीक है, अक्षर का निर्माण आधा क जोड़ श, इसके साथ अक्षर बना है। त्र के लिए आधा त जोड़ र, त्र। य के लिए आधा ज जोड़ य। श्र के लिए आधा श जोड़ र, श्र। यानी हम कह सकते हैं कि अक्षर, त्र, ज्ञ इन वर्णों का निर्माण 1.5 व्यंजनों के मेल से हुआ है। यानी कि पहला आधा है और दूसरा पूरा है। ठीक है, इसमें अ है सो मिला हुआ है ना। और ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित है। ठीक है, अब देखते हैं और 2 व्यंजन है जिसे अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। अतिरिक्त व्यंजन है अड़, ढ। ये अड़, ढ किन 2 वर्णों से बना है? तो ये ड, ढ। ड, ढ के नीचे एक बिंदी लगा दिया जाता है और इसके उच्चारण में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जब इसके नीचे बिंदी लग जाता है तब इसका उच्चारण हम अड़, ढ करते हैं और जब इसे हटा देंगे तो इसे ड बोलेंगे। ठीक है, चलिए लगाते हैं और अड़ा बना दिए। अब मुख्य बात यह है कि अड़ा, ढ जब भी हम कोई शब्द निर्माण करते हैं तो शब्द के पहले स्थान पर अड़ा, ढ कभी नहीं आती है। इसका स्थान दूसरा या फिर आखिरी होगा। ठीक है, ये बीच में या फिर आखिरी में आता है। ठीक है, कभी भी ये पहले स्थान पर इसे रख करके हम शब्द निर्माण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो मुख्य व्यंजन हो गए 33, इसमें हम लोग कितना और जोड़े? 4 और ये 2 हो गए अतिरिक्त व्यंजन। अब टोटल कितना हो गया? 39। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मुख्य व्यंजन की संख्या कितनी है, तो मुख्य व्यंजन की संख्या कितनी है? 33, क से लेकर के ह तक। ठीक है, और अगर कुल व्यंजन की संख्या पूछा जाए तो कुल व्यंजन की संख्या 39 यानी 39 होंगे। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं व्यंजन वर्ण के भेद। तो व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन है देखते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन।
सबसे पहले जानेंगे स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो वायु बाहर निकलती है वह हमारे मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, जिसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के उच्चारण में होता क्या है कि जो वायु बाहर आती है वह हमारे मुख के विभिन्न जगहों को स्पर्श करते हुए छूते हुए बाहर निकलती है। तो क से लेकर के म तक, क से म तक जो संख्या है, जो व्यंजन वर्ण है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे, उसे स्पर्श व्यंजन के कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि इन सब के उच्चारण में वायु है सो मुख के अलग अलग जगहों से टकराते हुए बाहर निकलती है। ठीक है, फिर आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में देखते हैं कौन कौन से व्यंजन आते हैं। क से म तक स्पर्श व्यंजन हो गए हैं, अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन को स्वर एवं व्यंजन के बीच का माना जाता है, जिनका उच्चारण करते समय होठ, दांत, तालु और जीभ के निकट आने से होता है, परंतु जीभ किसी भी जगह को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, अब देखते हैं ये अंतस्थ व्यंजन में कौन आते हैं। तो य, र, ल, व। ठीक है, य, र, ल, व ये 4 व्यंजन है जिसका उच्चारण में निकट तो आते हैं, होठ, दांत, जीभ, तालु सभी एक जगह एकत्रित होते हैं, परंतु जीभ जो है किसी भी जगह को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, ये जिसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, य, र, ल, व को। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन में। ठीक है, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा के रगड़ खाने से मुख में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब हम ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हवा में रगड़ खाने से मुख से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, वो कौन है। श, 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 ह। ठीक है, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। इन चारों वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से ऊष्मा वायु बाहर निकलती है। ठीक है, इन चारों को ऊष्म व्यंजन में रखा गया है और य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन में रखा गया है। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम इसी में देख लेते हैं इनके उच्चारण स्थल, इन व्यंजनों का उच्चारण किन किन जगहों से होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसे पहले क वर्ग में रखते हैं, यानी इस लाइन के जो भी पहले वर्ण आते हैं उसी के नाम पर इस वर्ग का नामकरण किया गया है। ये है च वर्ग, ये होगा ट वर्ग, ये है त वर्ग और ये है प वर्ग। अब सबसे पहले देखेंगे क वर्ग का उच्चारण स्थान। तो क वर्ग का उच्चारण हमारे कंठ से हो रही है, यानी क, ख, ग, घ, अंग जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के लिए जो स्थान प्रयोग में आ रहा है वह है कंठ। कंठ की मदद से हम क, ख, ग, घ, अंगा का उच्चारण कर पाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं च वर्ग। च वर्ग के उच्चारण में कौन सा स्थान आ रहा है। तो च वर्ग के उच्चारण में तालु का हो रहा है। ठीक है, च, छ, ज, झ, इया के उच्चारण करने में
तालु से इसका उच्चारण हो रहा है। ठीक है, फिर आते हैं ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण स्थान होगा मूर्धा। ठीक है, ट, थ, ड, ढ, अना। जब हम इन पांचों वर्णों का उच्चारण करते हैं तो इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा से इसकी उच्चारण हो रही है। ठीक है, फिर त वर्ग, त, थ, द, ध, न। इसका उच्चारण देखते कहां से होती है, तो ये होती है दंत से। ठीक है, जब हम त, थ, द, ध, न बोल रहे हैं तो जीभ है जो हमारे दांत के पीछे टकरा रही है। यानी जब हम इन पांचों वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो इसका उच्चारण स्थान हो गया क्या, दंत, क्योंकि होठ है जो दांत के पीछे टकरा रही है और हम इसका उच्चारण कर पा रहे हैं, इसलिए इसका उच्चारण स्थल हो जाएगा दंत। ठीक है, अब है ये प वर्ग। प वर्ग का उच्चारण आप देखते हैं उच्चारण करके, प, फ, ब, भ, म। कहां से हो रही है, तो ओष्ठ से, है ना। प, फ जब हम बोल रहे हैं तो दोनों होठ है सो आपस में टकरा रहे हैं और हम उच्चारण कर पा रहे हैं, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। ठीक है, अब रह गए य, र, ल, व। ठीक है, तो य को उच्चारण में तालु का, य का उच्चारण तालु से हो रहा है, र का मूर्धा से, ल का दंत, फिर है क्या रह गया, व के लिए दंत और ओष्ठ, व के लिए प्रयोग हो रहे हैं दंत ओष्ठ। दंतोष्ठ। ठीक है, व का उच्चारण में दंत और ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, व। ठीक है, अब रह गए हैं ये 8 व्यंजन। अब देखते हैं कि इन 8 व्यंजनों का उच्चारण हम किन किन जगहों से करते हैं। तो चलिए देखते हैं य का उच्चारण तालु से हो रही है ना। य का जब उच्चारण कर रहे हैं तो य का उच्चारण तालु से हो रही है। फिर आते हैं र में, र का उच्चारण मूर्धा से। ठीक है, फिर ल का उच्चारण दंत से। फिर आ जाता है व जब हम लोग उच्चारण कर रहे हैं तो व के उच्चारण के लिए दांत और ओष्ठ प्रयोग में हो रहा है। ठीक है, दंत और ओष्ठ का प्रयोग से व का उच्चारण कर पा रहे हैं, तो इसे दंतोष्ठ में रखेंगे। इसका उच्चारण स्थल हो जाएगा दंतोष्ठ। ठीक है, इसका व का दंतोष्ठ। फिर अब ये आ गया श, स, ह। अब देखते हैं इसका उच्चारण किन जगहों से हो रही है। तो हम जानते हैं कि ये क्या है, तालव्य श है, तो तालव्य श का उच्चारण कहां से होगी, तालु से होगी। ये है मूर्धन्य श, तो इसका उच्चारण मूर्धा से होगी। ये है दंत स, तो इसका उच्चारण दंत से। और अब रह गया ह, तो ह का उच्चारण कहां से हो रही है, तो कंठ से। जब हम लोग ह का उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ से उच्चारण हो रहा है। ठीक है, अब आपको सारे व्यंजन वर्ण के उच्चारण स्थान समझ में आ गए होंगे कि इन व्यंजनों का उच्चारण हम किन किन जगहों से करते हैं, इनके उच्चारण में कौन सा जगह प्रयोग होता है जब हम इसका उच्चारण करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण और स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो चलिए समझते हैं श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो देखते हैं अल्प प्राण।
तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में हमारे मुख से बहुत कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में हमारे मुख से ज्यादा मात्रा में वायु बाहर निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से हमने चार्ट बना लिया है, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अल्प और महा को समझ लेते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण को। तो देखिए यहाँ पर मैंने कोड दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इस कोड के माध्यम से हम समझेंगे कि कौन अल्प प्राण में आएंगे और कौन व्यंजन महाप्राण में आएंगे। ठीक है, तो चलिए इधर देखते हैं। देखिए मैंने प्रत्येक रो के लिए इस तरह से नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 यहां तक के लिए है। इसे हम अलग से देखेंगे। तो देखिए यहाँ है 1 3 5 और यहाँ है 2 4। तो सबसे पहले हम अल्प प्राण को समझेंगे। तो इस पे देखिए 1 3 5 लिखा हुआ है, तो इसमें आएगा 1 3 5। अब इस रो के अंतर्गत जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, ठीक है, कौन कौन से व्यंजन है, तो क च ट त प। ठीक है, अब आता है तीसरा रो पर। तीसरा रो में अब इसके अंतर्गत जितने भी व्यंजन हैं ग ज ड द ब। ठीक है, और फिर आते हैं पांचवें रो पर। पांचवा रो में है अंग इय अन न और म। देखिए जब हम इनका उच्चारण किए इन व्यंजनों का, तब हमारे मुख से बहुत कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये हो गए अल्प प्राण। उसके बाद आते हैं अब महाप्राण में, ये है 2 और 4। अब देखते हैं दूसरा लाइन में क्या है, ख छ ठ थ फ। अब देखिए जब हम क का उच्चारण किए तो क्या हुआ, आसानी से बोले, कम मात्रा में वायु निकली। वहीं पे ख बोल रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है ना ख बोलने के लिए। तो ख का उच्चारण जब करते हैं तो हमारे मुख से ज्यादा मात्रा में वायु है सो बाहर निकलती है। तो जब हम दूसरा लाइन और चौथा लाइन घ झ ढ ध ब भ का उच्चारण करते हैं, तब हमारे मुख से ज्यादा मात्रा में वायु बाहर निकलती है। तो दूसरा और चौथा क्या हो गया, महाप्राण हो गया। ठीक है, दूसरा और चौथा महाप्राण हो गया। यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तब अब देखते हैं बच गए हैं ये 8 व्यंजन। अब इन 8 व्यंजन को कहाँ रखा जाए, अल्प प्राण होंगे या महाप्राण, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें देखते हैं 2 लाइन है। एक तो ये पहला है य र ल व और श श स ह, ये रह गए। अब इसमें य र ल व क्या है, ऊपर है, तो इसे हम अल्प प्राण में रख देते हैं। श श श ह नीचे है, तो इसे हम नीचे महाप्राण में रख देते हैं। ठीक है, क्लियर। य र ल व अल्प प्राण में आएंगे और श श श ह महाप्राण में आएंगे। यहां तक क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर और 2 है, और 2 व्यंजन है अड़ और ढ। ठीक है, अब इसमें अड़ ढ देखते हैं कहाँ आते हैं। तो अड़ा पहले आता है, तो अड़ा यहाँ पर पहले आएगा अल्प प्राण में। ठीक है, फिर आता है ढ, ढ यहाँ आएगा महाप्राण में। ठीक है, अब अल्प प्राण और महाप्राण समझ में आ गई होगी कि कौन से व्यंजन अल्प प्राण में आते हैं और कौन से व्यंजन महाप्राण में आते हैं। अगर संख्या देखें तो इसमें कुल संख्या कितनी हो गई अल्प प्राण के, तो अल्प प्राण के टोटल 20 व्यंजन आते हैं इसके अंतर्गत, और इसमें 15 व्यंजन है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे अघोष सघोष की ओर। तो चलिए देखते हैं अघोष सघोष के बारे में। तो अघोष में होता क्या है, तो जब हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं तब हमारे स्वर तंत्र में कंपन नहीं होती है, और जब हम सघोष व्यंजन का उच्चारण करते हैं तब हमारे स्वर तंत्र में कंपन होती है। तो जिन व्यंजन वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं और हमारे स्वर तंत्र में कंपन होती है उसे सघोष व्यंजन में रखा गया है, और जब कंपन
नहीं हो रही स्वर तंत्र में तो उसे अघोष व्यंजन में रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर सघोष है, इसे घोष भी कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे घोष भी देखने को मिल जाता है। अब इसमें भी देखिए कोड लिखा हुआ है ना। इसमें तो सीरियल वाइज है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 समझने में काफी आसानी होगी। तो इसमें देखिए पहला और दूसरा लाइन है। ठीक है, ये पहला रो और ये दूसरा रो। पहला दूसरा में क्या है, क ख च छ ट ठ त थ प फ। जब हम ये दोनों रो के व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, हमारे स्वर तंत्र में कंपन नहीं होती है। इसका उच्चारण जब कर रहे हैं तो स्वर तंत्र में कंपन नहीं हो रही है, इसलिए इसे अघोष व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। अब बच गए 3 4 5, रो संख्या 3 4 5 जो बच गए। जब हम इस व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे स्वर तंत्र में कंपन हो रही है। जैसे ग घ अंग, हमारे गले में कंपन हो रही है, कंठ में। तो इसलिए जब हम इस तीनों रो के व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो कंपन होती है, इसलिए इस 3 रो को सघोष व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब फिर से रह जाते हैं ये फिर 8 व्यंजन। अब देखते हैं इसमें से कौन फिर अघोष होंगे और कौन सघोष होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे य र ल व को। तो देखिए यहाँ पर य र ल व है ना, तो य र ल व को क्या करना है, हमें इधर एरो कर देना है ऐसे, यानी कि ये य र ल व क्या हो जाएंगे, सघोष व्यंजन हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हो गए य र ल व क्या हो गया, सघोष व्यंजन। ये लाइन क्लियर हो गया। अब देखेंगे ये बच गया श श श ह। अब इसमें कौन सा व्यंजन अघोष होगा और कौन सा व्यंजन सघोष होगा। तो सबसे पहले यहां देखेंगे श श श ह, इसमें भी 4 व्यंजन है। अब इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इस तीनों को यहाँ पर देखिए महाप्राण में ह है, तो चलिए ह को अंडरलाइन कर लिया। अब इसमें से हम मैच कराते हैं कि कौन सा इसमें से मैच हो रहा है। तो ह हो गया, तो ह को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ह को छोड़ दिए, बच गए 3। इन तीनों को हमें इधर एरो कर देना है और यहाँ पर लिख देते हैं श श स। ठीक है, अब ये तो इससे मैच हो गया इसलिए इसको छोड़ दिए हैं। अब ये जाएगा कहाँ, तो इसको लिख देंगे इधर बगल में हाँ। अब ये हा क्या हो गया, सघोष व्यंजन हो गया। और श श श कहाँ चला गया, अघोष में। जब श श का उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्र में कंपन नहीं होती है, परंतु जब हम हा का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे स्वर तंत्र में कंपन हो रही है। ठीक है, अब आपको अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण समझने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो आप आसानी से समझने के लिए सबसे पहले आप इस तरह के चार्ट बना लेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और इसमें से अगर आपको प्रश्न आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको वर्ण विचार से संबंधित सारे प्रमुख तथ्य समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।